आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और बात करेंगे वक्फ का। वक्त तय हो चुका है, वक्फ बिल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में बिल पेश होगा। सदन में बिल पर 8 घंटे तक चर्चा का प्रस्ताव भी रखा गया था। कल बैठक हुई थी दरअसल, और इस बैठक में ये बात रखी गई कि जब कल बिल पेश किया जाएगा तो 8 घंटे इस पर चर्चा भी होगी। टीडीपी और जेडीयू बिल पर सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। कई विपक्षी पार्टियों ने भी व्हिप जारी किया है और वक्फ संशोधन बिल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल पेश होने में महज कुछ ही वक्त बचा है और थोड़ी देर बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो जाएगा। सरकार ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त तय किया है। एनडीए के दो बड़े घटक दल टीडीपी और जेडीयू बिल पर सरकार के साथ है। कई विपक्षी पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया है, यानी कि सभी सांसदों को कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने को आदेश आ चुका है और अगर कोई भी सांसद वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान मौजूद नहीं रहेगा तो व्हिप का मतलब है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आज जब वक्फ बिल पेश किया जाएगा, जिसको लेकर लंबे समय से रार मची हुई है, न सिर्फ सदन में बल्कि सड़क पर भी विरोध देखने को मिला, और इस तीखे विरोध के बीच क्या बिल पास करा पाएगी सरकार? क्या इसमें कामयाब हो पाएगी कि अगले 2 दिन में राज्यसभा में भी पास हो पाए बिल? सबसे पहले तो बड़ी चुनौती है कि लोकसभा में क्या ध्वनि मत के साथ बिल पास हो पाएगा। हालांकि कई तरह की अटकलें हैं। गरीब मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है और इसलिए ये अमेंडमेंट बिल का नाम हमने उम्मीद रखा है। और उम्मीद की किरण जो है वो उम्मीद की किरण रिजिजू जी है। अब उम्मीद की किरण जगाने के लिए मोदी जी ने अपने सिपह सालार को आगे कर दिया और गरीब मुसलमानों की चिंता करना अब ये मोदी सरकार ने तय कर दिया है कि इन्हें मुख्यधारा में जोड़ा जाए। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। 75 साल मिले ना ऑपोजिशन को। आप क्या कर सकते थे वक्फ का, आपने करके दिखाया। आपने लूटा है वक्फ को, लूट का अड्डा बनाया है आपने वक्फ को। गरीबों के हकों को लूटा है अमीरों ने, ये करके दिखाया। यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक मारा है आपने। अब मौका दूसरे के पास जा रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे हैं मस्जिदें छीन लेंगे, मदारिस छीन लेंगे, डरा रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने वाले लोग ये मुसलमान भी नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। ये कांग्रेसी मुसलमान हैं, ये सपाई मुसलमान हैं, ये आम आदमी पार्टी के मुसलमान हैं, ये जनता दल वाले मुसलमान हैं। ये वो मुसलमान हैं जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं। आने वाले बिल के बाद हिंदुस्तान की सियासत को एक नई दिशा और दशा मिलेगी, क्योंकि ये मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की नीयत ख़राब हुई है। और जो उन्होंने अपने बिल में अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता एक डिबेट में कह रहे थे कि साहब ये तो हम गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए बिल में परिवर्तन कर रहे हैं, तो जगह ये भी डिक्लेयर कर दें बिल के साथ कि जो प्रॉपर्टी मुसलमानों की अवैध तरीके से सरकार, प्रदेश सरकार, देश की सरकार ने हथियार रखी है, जिन पे अपने ऑफिसेज और भवन निर्माण कर रखे हैंगे, वो जगहें, और जो भू माफियाओं ने बोर्ड की साठगांठ से जमीनों को कब्जा किया, उन सबको वापस लेके गरीब मुसलमानों में बांटेंगे। हमें कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, उस पर कंसीडर और तवज्जो नहीं दे रहे। मुसलमानों के बड़े हितैषी हैं कि वह प्रॉपर्टी पे डीएम के द्वारा हम ऑब्जेक्शन लगवा के उन पे कब्जे कर लें, यही इनका एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो बिल्कुल आ रहे हैं। अब सेकुलर पार्टी जमातों का कसौटी होगी कि आज वो इस बिल के समर्थन में या इसके विरोध में या इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, हम उसका इंतजार करेंगे। तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि
अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें, आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? तो फिलहाल वक्फ पर अब संग्राम छिड़ा हुआ है और अब आज देखना होगा, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम भी है। और अभी तक देखा गया था वक्फ संशोधन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कई जगहों पर दावा वक्फ बोर्ड की ओर से यूं ही कर दिया गया, जिसमें कि तमिलनाडु का एक गांव भी था। तमिलनाडु का एक गांव जहां पर अधिकतम संख्या हिंदू आबादी की, लेकिन इस बीच तमिलनाडु का एक ऐसा भी मंदिर जो कि 1400 साल पुराना था, उस पर भी दावा वक्फ बोर्ड की ओर से कर दिया गया। किसान अगर अपनी जमीन को बेचने जा रहा है तो उस पर भी कोर्ट की ओर से कहा गया कि ये मामला लंबित इसलिए है क्योंकि इस पर वक्फ ने अपना दावा कर दिया है। और इस बीच अब जाकर सरकार की ओर से वक्फ संशोधन बिल 2024 लाने का जब जिक्र किया गया तो इस पर जेपीसी गठित की गई और जेपीसी ने कई जगहों पर जाकर जमीनी 24 पर मेरे नाम के सम्मुख विकास सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापति कि इस बिल के तहत अब पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, खास तौर पर उन लोगों को जिनकी जमीन पर, जिनकी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड की ओर से एक बार अगर दावा कर दिया जाता था तो सिर्फ ट्रिब्यूनल जाने के अलावा, और ट्रिब्यूनल का अगर फैसला आखिरी हो गया तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता था। अब ऐसे में वक्फ संशोधन बिल लाने की बात कही गई है। हालांकि अब इसका विरोध विपक्षी दलों की ओर से इसलिए हो रहा है कि कहा जा रहा है कि इससे आप एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि वक्फ संशोधन बिल में बदलाव ये किया गया है कि वक्फ बोर्ड में अब महिलाओं की भी भागीदारी होगी। सबसे बड़ी बात ये कि अगर वक्फ बोर्ड की ओर से आपकी संपत्ति पर दावा किया जाता है तो उसके तहत पंजीकरण कराना भी जरूरी होता है वक्फ बोर्ड को जिला मजिस्ट्रेट में। अब जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में पंजीकरण कराना जरूरी, और ताकि कलेक्टर उस जगह की जांच कर सकेगा जो कि सरकार के ही अधीन आता है। हालांकि पहले के समय में दस्तावेज दिखा पाना एक टेढ़ी खीर हो जाती थी लोगों के लिए। और दूसरी बात यह कि वक्फ बोर्ड में अब महिलाओं की भी भागीदारी होगी, साथ ही दूसरे धर्म के मेंबर्स भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा होंगे। तो ये तमाम बातें हैं, चाहे हम ट्रिब्यूनल कोर्ट की बात कर ले कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जाने का आखिरी रास्ता बचता था, लेकिन अब ट्रिब्यूनल कोर्ट से
निराश होने के बाद हाई कोर्ट का भी रुख कर सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकेंगे। तो ये कई बड़े बदलाव इसमें किए गए। हालांकि विपक्ष का कड़ा रुख इस पर देखने को मिल रहा है। वक्फ बिल पर तुष्टीकरण है या संतुष्टीकरण, ये फिलहाल आने वाले वक्त में जरूर पता चल जाएगा। हालांकि इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है कई लोगों की ओर से, अभी तक जो वक्फ बोर्ड की ओर से फैसले लिए गए हैं। और अगर हम बात करें इस आंकड़े की, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ओर से अभी तक कई संपत्तियों पर दावा किया गया, इसी के चलते संपत्ति तो बढ़ी है वक्फ बोर्ड की, लेकिन आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए हैं। यहां तक कि इन आरोपों में मुस्लिम समुदाय भी शामिल है, जो आरोप लगा रहे कि उनकी संपत्ति पर दावा किया गया है। कोर्ट में ऐसे कई मामले चल रहे हैं, 40,000 से ज्यादा केस कोर्ट में ही चल रहे हैं, जिसमें कि 24% मुस्लिमों ने केस दायर किए हैं वक्फ के खिलाफ। तो वक्फ के खिलाफ समझिए कि 40,000 केस छोटी मोटी बात नहीं है। और ऐसे में ही इसी सब वजह से देखा गया कि ये बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति से और विचार करने के बाद ही इस बिल को तैयार किया गया है। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ ही देर बाद वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, पटल पर रखा जाएगा लोकसभा में। सबसे पहले चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले तो मैं देखिए आलोक वत्स जी के पास आना चाहूंगी। आलोक वत्स जी, सवाल यही उठ रहा है कि जो ये बिल सरकार ला रही है, इसको लाने की जरूरत आखिर क्या थी? देखिए, वक्फ बोर्ड जिस गया था उस 1947 से पहले और अब तक करीब 9 बार वक्फ संशोधन में वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन किया गया है। और पिछली बार जब कांग्रेस ने इसका लास्ट संशोधन किया था तो इनको असीमित पावर दे दिया था कि किसी भी लैंड की तरफ अगर ये मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि वक्फ की जमीन है तो ये जमीन उनकी हो जाएगी। इस तरह इन्होंने बहुत सी गांवों को कहा ये पूरा गांव का जमीन वक्फ का है साउथ में, और इनको आप कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते थे, किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते थे इनके खिलाफ। तो ये मामला बहुत, और मुस्लिमों ने जैसा आपने अभी कहा कि स्वयं बहुत से केस इनके विरुद्ध किए हैं, इन्होंने हमारी जमीन हथिया ली है। इसमें महिलाओं का कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था और हजारों एकड़ जमीन में जंगल घास उगे हुए हैं। वक्फ तीसरी सबसे बड़ी बॉडी है भारत के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। तो इस हिसाब से जो गरीब, यतीम, मुफलिस या असहाय मुसलमान थे उनकी सहायता के लिए बनाया गया था, लेकिन उनको तो कुछ नहीं मिल रहा था और माफियाओं का कब्जा था वक्फ बोर्ड के मेंबरान के साथ मिलके, और वो लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। इन सबको परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जेपीसी की गठन की मांग की। सरकार ने जेपीसी 22 मेंबर का जेपीसी गठन किया जिसमें सभी समुदाय, सभी पार्टी, सभी धर्मों के लोग थे, और काफी डेलिब्रेशंस के बाद अंतोगत्वा 15/7 से ये बिल पास करके पार्लियामेंट को भेजा गया है, जो आज पटल पे पेश हो रहा है। इसके बाद इसमें पारदर्शिता आएगी, जिस हित के लिए बना था वो काम होना चालू होगा, गरीब मुस्लिम मुसलमानों को इससे सहायता मिलेगी और को अपना रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा। धर्मेंद्र सिंह जी, क्योंकि अखिलेश यादव की ओर से कल ही ये कह दिया गया था, घोषित कर दिया गया था, माफ कीजिएगा धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल ही ये कह दिया गया था कि वो तो इस बिल का विरोध करेंगे। लेकिन इस बिल का विरोध करने की वजह क्या है? क्योंकि सरकार कह रही है इस बिल से ट्रांसपेरेंसी होगी,
जो अभी तक दावा किसी भी संपत्ति पर यूं ही कर दिया जाता था, अब वो इतनी आसानी से दावा नहीं किया जा सकेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि न्याय मंत्रालय ने जो कामकाज का विश्लेषण किया है न्यायाधिकरणों का, वो कहते हैं कि 40,951 मामले लंबित हैं वक्फ के खिलाफ पूरे देश भर में, जिनमें 9,942 मामले यानी कि 24% के करीब मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए। अब इस पर आप क्या कहें? देखिए अंजलि जी, आपको और हमारे को ये काम करे के लिए धर्मेंद्र सिंह यादव आपने तो उसको दीजिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथी को मशहूर कहा था, किसी विवाद कारण का नहीं है कि विवाद के बहाने उनकी परिसंपत्ति या उस संस्था पर कब्जा कर लेना। इस सरकार की जो मंशा है, अगर अवैध आक्रमण में है, उपयोग सही नहीं होता है। सरकार आज इनकी है उत्तर प्रदेश देश के अंदर कार्यकाल पूर्व तीसरे कार्यकाल में, और सरकार के लोग रहते थे, तो इसका मतलब सरकार चाहती थी और हम मिल उसको कब्जा कर। तो महत्वपूर्ण चीज है सरकार का शुरू से जो रवैया जिस वर्ग के रहे, कम से बुनियादी जरूर उसकी राय बात की आवश्यक होनी। कानून क्या देश बना रहे, इनके सरकार का काम होता है कि कानून बनाते, जीवन जटिल नहीं होता। 25 करोड़ लोग और चिंताओं डॉक्टर करना नहीं पाते होता। लेकिन पहले शायद आप उन लोगों की चिंता करना भूल गए हैं इस दरमियान। चले, जैसा कि मैं एक पहला मामला जिसका जिक्र करना चाहूंगी, तमिलनाडु का। नहीं, आप अपनी बात रख रहे हैं पूरी तरीके से, मुझे भी अपनी बात रखने का समय तो मिलेगा ना, क्योंकि सवाल तो मैं कर रही हूँ। तमिलनाडु का थिरुचेंद्रई गांव, जहां का एक किसान अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने के लिए जाता है, उन तबकों के बारे में तो सोचिए। आप इस बिल का विरोध करिएगा, ये आप, क्योंकि आप हैं ही संसद में, इसीलिए, यानी कि सपा। लेकिन वो लोग जो असहाय हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, वो अपनी संपत्ति को बेचना चाहते हैं या फिर अपने आशियाने को, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि अपने आशियानों को तो कोई भावनाओं के साथ बनाता है ना, सिर्फ पैसों के साथ। तो वो लोगों के बारे में क्या, जो एक किसान कर्ज चुकाने के लिए जा रहा है, उसे कोर्ट जवाब दे रहा है कि आपका तो मामला पहले से लंबित है, वक्फ बोर्ड ने आपकी संपत्ति पर दावा किया, आप नहीं बेच सकते जमीन, जाइए एनओसी लेकर आइए। सूरत नगर निगम का मामला, गुजरात वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम की इमारत पर दावा किया था, जो अब वक्फ की संपत्ति है, क्योंकि दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए थे, वक्फ की संपत्ति दावा हो गया। दूसरा मामला बेंगलुरु ईदगाह मैदान मामला, यहां पर क्या हुआ, भले ही सरकार के अनुसार किसी भी मुस्लिम संगठन को कोई टाइटल डीड नहीं मिली, लेकिन वक्फ ने इस पर अपना दावा कर दिया। अब इन लोगों का क्या करेंगे जो लंबे समय से यहाँ पर संपत्तियां हैं जिन लोगों की? जैसे सबसे पहले मैंने मामला जिसका जिक्र किया, एक किसान अपना कर्ज चुकाना चाहता था लेकिन अपनी संपत्ति नहीं बेच सकता था। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, हम पहले उनका परिचय करा देते हैं। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी, आप जवाब दीजिएगा धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिएगा। मैंने आपसे प्रश्न किया है कि उन लोगों का क्या जो गरीब है, असहाय है, अपनी संपत्ति बेचना चाह रहा है किसान, लेकिन उसे वापस उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। नहीं अंजलि, नैरेटिव में तो देश चाहती भारतीय जनता, ऐसा नहीं कि किसी हमारे नाम खतौनी तो चली आ रही है, वह किसी देश का ताकत नहीं है कि उसके लिए हम सिविल रिपोर्ट जा सकते हैं। हमारी ये कहा है किसी का पता नहीं या कि वक्त करके चले गए, बाद भी आप अभी कोर्ट देख लीजिए, गुजरात हाईकोर्ट पर अभी हम हाईकोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम इसलिए है क्योंकि जेडीयू क्या पूरी तरीके से साथ देगी। गुलाम गौस जी, आज उम्मीद आपसे भी है बीजेपी को, उम्मीद ये है कि आप समर्थन करेंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपने बात रख दी, उनको भी बात रखने का मौका दीजिए। क्या इस बिल को पूरी तरीके से ठीक मानते हैं? क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी गए थे नीतीश कुमार के पास इसी उम्मीद से कि वो इस पर बात करेंगे जरूर संसद में।
गुलाम गौस जी, आप सर अपनी ऑडियो को अनम्यूट कर दीजिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सर आप तक आवाज पहुंच पा रही है? गुलाम गौस जी, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, कुछ तकनीकी खामी शायद यहां पर आ रही है, हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी धर्मेंद्र सिंह जी, चिंताएं जो की है वो मैं आपके साथ बताना चाहता था, बात पहुंचे जो महत्वपूर्ण। देखिए, एक तो आप सुधार के बाद जो की नियुक्ति करने जा रहे हैं, जिस पर सरकार राजस्व अधिकारी की नियुक्ति चिंता है। दूसरी जो महत्व, जैसे एक होता उपयोगकर्ता जिससे परिसंपत्ति का पीढ़ियों से एक परिवार या एक चालित कर चली आई, वैध दस्तावेज नहीं है, उस पर उस क्लास दिया। ऐसे में संपत्तियां चाहे धार्मिक हो, विद्यालय के कामों में यूज हो रही होगी, उनका भविष्य हो गया, वैधता की पेट पर जाएंगे कि उनके पास दस्तावेज या कोई दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से उपयोग करते आते। दूसरी बात, आपको मोदी साहब अब्दुल गफ्फार 1956 का फैसला याद रखिए, जिसमें हिंदुओं भी या अन्य वर्गों को जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं उनको भी करने का अधिकार है। और मैं आपको हमारे जनपद में एक सियासत है जामो, महाराजा साहब के की जमीन हुआ, तो उसका भविष्य क्या होगा जो इस तरह है। ठीक है, देखना होगा कि आज संसद में क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ।